Hi friends, my name is Damini and you are watching अध्ययन विद दामिनी। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 1 पढ़ा था पॉलिटी क्लास 6 का, आज हम चैप्टर 2 करने वाले हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कैसी कैसी होती है, किस किस टाइप की होती है। अब हम पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी से डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, डाइवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन कैसे फेस किया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज। व्हाट इज डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज? You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement. There are 8 major religions in the world. Every single one of them is practiced in India. We have more than 1600 languages that are people's mother tongue, and there are more than 100 dance. मीन्स इसमें हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी दिखाई गई कि हमारा इंडिया कितना डिफरेंस है। हमारे यहाँ पूरी दुनिया में 8 मेजर रिलीजन होते हैं और वो सारे रिलीजन हमारे यहाँ पाए जाते हैं। थिंक एंड जो 1600 हमारी मदर टंग है और जो बाकी लैंग्वेजेस है उस वो तो अलग चीज़ है, और 100 ऑफ डांस फॉर्म्स है हमारे यहाँ। कितने डाइवर्स है हम। तो जब डाइवर्सिटी आती है इतनी, जब दो लोग डाइवर्स होते हैं तो इतना कॉन्फ्लिक्ट होता है। हमारे इंडिया में तो इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं तो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होना हो जाता है। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे आगे। चलिए पढ़ते हैं आगे। Yet the diversity is not always celebrated. We feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. Yes, तो डाइवर्सिटी हमेशा नहीं सब सेलिब्रेट करते हैं। सब लोगों को पसंद नहीं होता अलग अलग लोगों से बात करना। कई लोग थोड़े रिजिड होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि जो हमारी तरह दिखे, हमारी तरह बोले, हमारी तरह सोचे, वो लोग उन्हीं के साथ कंफर्टेबल होते हैं। तो इसी से कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रेजुडाइज। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रेजुडाइज क्या होता है? प्रेजुडाइज मीन्स होता है कि जब आप पहले ही जजमेंट पास कर देते हैं ना किसी इंसान के लिए, और वो मोस्टली नेगेटिव ही होती है, तो वो प्रेजुडाइज होता है। लाइक छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती, या बोल सकते हैं आप कि इस डैश डैश धर्म के लोग अच्छे नहीं होते, या डैश कास्ट अच्छी नहीं होती। तो ये प्रेजुडाइज है एक, ठीक है। इसमें हम अपना ही थिंकिंग केवल सोचते हैं कि हम जैसे सोच रहे केवल वो ही अच्छा है, कि पूरे कपड़े पहनना ही सबसे अच्छा है। हम दूसरे लोगों को इन्फीरियर समझते हैं, केवल सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही अच्छा है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक कोई सोचता है कि अगर इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश लैंग्वेज, कोई इंसान सोचता है कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, तो वो सबको उसी नज़र से देखेगा। और अगर किसी को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, बेशक वो पीएचडी इंसान है, उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उससे ज़्यादा समझदार है, बट उसको केवल इंग्लिश नहीं आती, तो वो उसको प्रेजुडाइज करेगा, उसको जज करेगा कि ये अनपढ़ है। उसके दिमाग में आ जाएगा कि ये अनपढ़ इंसान है। और ऐसा हमारे इंडिया में भी हम देख सकते हैं। हम लोग इंग्लिश को इतना ऊपर रखते हैं, किसी की समझ को उससे बहुत नीचे रखते हैं। हम लोग उस पर जज करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज ही अच्छी होती है। प्रेजुडाइज केवल एक टाइप का नहीं होता। प्रेजुडाइज हम कई टाइप से कर सकते हैं, लाइक रिलीजन पे, कलर पे, रीजन पे, एक्सेंट पे, क्लोथ पे, बहुत टाइप के प्रेजुडाइज होते हैं उसमें से। और कोई भी प्रेजुडाइज हो, हम किसी भी प्रेजुडाइज अगर करते हैं तो हमेशा लोगों को हर्ट होता है, ये फैक्ट है। तो हमें प्रेजुडाइज नहीं करना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। You can take other statements such as they are soft, gentle, they are well behaved. Discuss how this applied to girls. Do girls possess this quality at birth? Do they learn behavior from others? नेक्स्ट एग्जाम्पल है लड़का और लड़की का। कहीं भी हम लोग सॉफ्ट एंड जेंटल का यूज़ करते हैं तो मोस्टली वो लड़कियों के लिए होता है, कि हम लोग दिमाग में हमारी धारणा बनी हुई है कि अगर सॉफ्ट एंड जेंटल होगी तो वो लड़की होगी, और ब्रेव होगा वो तो लड़की होगी, लड़का होगा। बट ऐसा नहीं होता है। लड़कियां भी ब्रेव हो सकती है और लड़के भी सॉफ्ट एंड जेंटल हो सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टीरियोटाइप। जी, स्टीरियोटाइप मीन्स ये एक तरीके का प्रेजुडाइज का बड़ा भाई है। प्रेजुडाइज होता है कि हम पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है प्रेजुडाइज के ऊपर, ठीक है,
लेकिन जो स्टीरियोटाइप होता है वो एक कम्युनिटी बेस पे होता है, लाइक पूरे रीजन की सोच वैसी होती है, पूरे कास्ट की सोच ही वैसी होती है उसी वे में। सो क्या क्या होता है प्रेजुडाइज में? व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। हम लोग एक इमेज में ना उनको सेट कर लेते हैं, लाइक इस कंट्री के लोग अच्छे नहीं होते हैं, इस रिलीजन के लोग आतंकवादी होते हैं, या लेज़ी होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं वो क्रिमिनल हो सकते हैं, गरीब लोग थीफ हो सकते हैं। ये स्टीरियोटाइप का एक एग्जाम्पल है। देर आर stingy generous people everywhere in every country, every religion, in every group, whether rich or poor, male, female, and just because some people are like that is not fair to think everyone will be the same. Means एक कम्युनिटी में कितने लोग होते हैं, हजार मतलब लाखों करोड़ों लोग होते हैं, उसमें से अगर एक दो ऐसे निकल जाते हैं तो हमको पूरी कम्युनिटी को उस नज़र से नहीं देखना चाहिए, ये फेयर नहीं है। स्टीरियोटाइप्स शुड स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज ए यूनिक। गॉड ने हमको डाइवर्सिटी दी है, इतनी डाइवर्सिटी दी है कि हमारा एक अंगूठे का जो निशान होता है, हमें दूसरे से मतलब हमारे जैसा अंगूठे का निशान दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता। सोचो कितनी डाइवर्सिटी हम लोगों के अंदर। हम लोग उसको सेलिब्रेट करने के बजाय हम लोग दूसरे सबको एक पिक्चर फ्रेम में सेट करने के पीछे भागते रहते हैं। सो आप ही सोच के देखिए, जब हमारा एक थंब इम्प्रेशन किसी के जैसा नहीं हो सकता तो हम खुद कैसे दूसरे के जैसे हो सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी को अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपने अकॉर्डिंग नहीं कि अगर हमारे लिए कुछ सही है तो दूसरा गलत कर रहा है। स्टीरियोटाइपिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज देर आर डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। ओके, हमें उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। सो इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो व्हाट इज इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप। बिल्कुल सही बात है। जब आप इनइक्वालिटी कब आती है, डिस्क्रिमिनेशन कब आता है? जब हम स्टीरियोटाइप करते हैं, प्रेजुडिस करते हैं, जब हम सोचते हैं कि नहीं दो लोग हैं और दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए। केवल किस बेस पे? प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइपिंग के बेस पे। स्टीरियोटाइप प्रेजुडिस कैसे हो सकता है? लाइक एग्जांपल ले सकते हैं आप कास्ट बेस का, कि जो जो नीची कास्ट के लोग होते हैं, सो कॉल्ड नीची कास्ट, उनको टेम्पल में नहीं जाने दिया जाता, या उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, या उनके हाथ का पानी नहीं पिया जाता। तो ये सही नहीं है, ये एक डिस्क्रिमिनेशन है और इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है। So caste rule was set which did not allow to so-called untouchables to take work other than what they were meant to do. For example, some group were only allowed to pick garbage, remove dead animals from village, but they were not allowed to enter the home of upper caste, take water from the village well, or even enter temples. Their children could not sit next to children of the other caste in school, being made to sit separately in the classroom because of one's background in the form of discrimination. Yes. तो यहाँ एक वन ऑफ द स्टीरियोटाइप और डिस्क्रिमिनेशन आ गया है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं इसे। डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग बेस पे होता है, केवल कास्ट बेस पे नहीं होता। लाइक जेंडर बेस पे, लड़का लड़की में, एक्सेंट बेस पे, स्किन बेस पे, रीजन, रिलीजन, सब बेस पे होता है। तो ये एक एग्जांपल है कास्ट बेस्ड रूल का। कास्ट बेस्ड रूल में क्या होता है, जो सो कॉल्ड अनटचेबल्स जिनको लोग बोलते हैं, उनको बोला जाता है कि वो एक ग्रुप, उनको बस वो कूड़ा ही उठा सकते हैं, और लोगों की जो मरे हुए एनिमल्स का उठा के उनको दफन कर सकते हैं। और वो उन लोगों को जो कुआं होता है उनसे पानी भी नहीं ले सकते थे वो लोग, और उनको स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता था। सो अपने ही क्लासरूम में उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, तो ये बहुत गलत चीज़ है। उनको अलग जाके बैठना पड़ता था बाकी बच्चों से, ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटी है। सो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में एक कहानी बताई गई है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 1901 में वो 9 साल के थे, तो वो अपने कज़न ब्रदर के साथ अपने फादर को मिलने जा रहे थे कोरेगांव, जो महाराष्ट्र में है। तो जब स्टेशन पहुँचे
वहाँ पर कोई उन्हें ले जा नहीं रहा था, कोई भी उनको पहुँचा नहीं रहा था, जो बुल्लोक कार्ट होती है वो लोग। तो बिकॉज ऑफ कि वो महर कास्ट के थे, जो एक नीची कास्ट मानी जाती है, अनटचेबल कास्ट मानी जाती है। फिर एक स्टेशन मास्टर आते हैं, वो पूछते हैं कि क्या हुआ। उनको लगता है कि वो ब्राह्मण कास्ट के, बिकॉज वो वेल ड्रेस्ड होते हैं। बट जैसे ही वो उनको छूने वाले होते हैं, वो बोल देते कि मैं एक महर कास्ट का हूँ, तो वो भी उनकी मदद करना छोड़ देते हैं। मतलब कितना डिस्क्रिमिनेशन है। केवल वो एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनको कोई भी उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, उनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। तो ये बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है और डिस्क्रिमिनेशन है, इसको कहते हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 में पैदा हुए, 1956 में उनका देहांत हुआ। वो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोले जाते हैं। वो वन ऑफ द दलित लीडर थे। उन्होंने अपने राइट्स के लिए, दलित कम्युनिटी के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, और वो अपनी कम्युनिटी के पहले महर कास्ट से पहले इंसान थे जिन्होंने इंग्लैंड जाके शिक्षा प्राप्त की और लॉयर बने। और आगे तो आपको पता ही है कि वो फादर ऑफ द नेशन के आगे तो आपको पता ही है कि वो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोले जाते हैं। उनका कहना था कि दलितों को अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए, उनको एफर्ट्स करने चाहिए, गवर्नमेंट जॉब लेनी चाहिए, टेम्पल एंट्री के लिए लड़ना चाहिए। वो चाहते थे कि वो सब रिलीजन उनको इक्वल ट्रीट करे, और अब एक अच्छे रिलीजन की तलाश में बाद में उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था। Dr. B.R. Ambedkar believed that Dalits must fight the caste system and work towards a society based on respect not just for few but for all persons. उनको अम्बेडकर की इच्छा थी कि दलित फाइट करें कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट। इस पूरी स्टोरी से हमको साफ साफ पता चलता है कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, ये केवल लिमिटेड, जो दलित लोग हैं उनको केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी से प्रिवेंट नहीं करता है, बल्कि उनकी रिस्पेक्ट, डिग्निटी सब छीन लेता है। और किसी भी इंसान के लिए सबसे ऊपर उसकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी होती है। Striving for equality. The struggle for the freedom from British rule also included within it the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. Dalit women, trials, and peasants fought against the inequality they experienced in their lives. When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kind of inequalities that exist. Those who wrote the Constitution of India, a document that led the rules by which the nation would function, were aware of which ways in which. स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी में जब ब्रिटिश टाइम की बात हो रही है यहाँ पर, कि ब्रिटिश काल के टाइम वुमेन ने, दलित ने और पीजेंट्स ने, सब ने मिलके लड़ाई लड़ी इनइक्वालिटी के खिलाफ, ताकि उनको इक्वालिटी मिल सके, उनको जस्टिस मिल सके। जब इंडिया नेशन बना, इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, हमारे लीडर्स भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे बहुत चिंता में थे कि हमारे इंडिया में इतना डाइवर्सिटी है, हम लोग कैसे टैकल करेंगे, किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। क्योंकि अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं टिक पाते हैं जहाँ पर एक या दो रिलीजन होते हैं। यहाँ तो पूरे वर्ल्ड के सारे सब कुछ आपको, सारा जितनी भी डाइवर्सिटी सारा इंडिया में मिलता है, तो बहुत मुश्किल था ये फैसला लेना। तो उन लोगों ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे रूल्स बनाए जिससे जो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो सके और लोग अवेयर हो सकें कि इनइक्वालिटी क्या होती है और इक्वालिटी क्या होती है। तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। The writers of the Constitution also said that respect for the diversity was a significant element in ensuring equality. Means उनके अकॉर्डिंग हमें डाइवर्सिटी को अपनाना पड़ेगा। कोई हमसे अलग है तो हमें अपनाना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम रिजिड हो जाए कि केवल अपना ही धर्म अच्छा है या हम ही लोग अच्छे हैं, दूसरे लोग अच्छे नहीं हैं। हम इसलिए हमारे इंडिया को ऐसा बनना पड़ेगा, टॉलरेंट बनना पड़ेगा। दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली। उनका सोचना था कि वो लोग फ्रीडम
फ्रीडम रहे उनको, अपना कुछ जो बोलना चाहते हैं वो बोल सके, अपना रिलीजन परस्यू कर सके, लैंग्वेज जो बोलना चाहते हैं वो बोल सके, और फेस्टिवल मना सके। ये आप आज भी देख सकते हैं कि हमें ईद की भी छुट्टी मिलती है, हमें दिवाली की भी छुट्टी मिलती है। अगर कोई गवर्नमेंट पसंद नहीं आती तो हम लोग अभी भी उनको गाली भी दे सकते हैं, उनको वोट भी दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं हम अपने। तो ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे लिए क्रिएट किया था, जो आज हम उसका लुत्फ उठा रहे हैं। जी आगे बढ़ते हैं। दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज रिलीजन फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल द फॉलो। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। उनका कहना था कि गवर्नमेंट को सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। और जो आज भी होता है, अगर गवर्नमेंट एक गुरुद्वारे को चंदा देती है, एक मंदिर को चंदा देती है, तो वो एक मस्जिद को भी चंदा देती है। Therefore, India became a secular country. People of different religion and faith have the freedom to practice, follow their religion without any fear of discrimination. This is seen as an important element of our unity, that we all live together and respect one another. So, इसमें से हमको दो चीज़ मिलती है कि हमारा इंडिया क्या है, सेक्युलर है। और वो सेक्युलर कैसे बना, है जहाँ हमारे में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है गवर्नमेंट की आइज़ में, जुडिशरी की आइज़ में, और हमें यूनिटी हम बना के रखते हैं और हम साथ साथ रहते हैं, इसलिए हम सेक्युलर बने रहेंगे और हमें रहना पड़ेगा। Though these ideals are enshrined in our constitution, this chapter point out that inequality exists even today. Equality is a value that we have to keep striving and for, not something which will happen automatically. People's struggles and positive action government are necessary to make this reality into Indians. The first page of the constitution that clearly states that the all Indians are entitled to equality of status and opportunity. So इसमें यही लिखा है कि इक्वालिटी कोई परमानेंट नहीं है, हमें उसके लिए हमेशा लड़ना पड़ेगा, लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके पॉजिटिव एक्शन से इक्वालिटी आएगी, हमारी सोच बदलने से इक्वालिटी आएगी। केवल बैठे बैठे इक्वालिटी नहीं आ जाएगी। हम हैं, हमारी मेड को हम अछूत की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं और हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे इक्वालिटी नहीं आती है। हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हमारे एक्शन बदलने पड़ेंगे, उससे ही इक्वालिटी आएगी, हमारे पॉजिटिव एक्शन से। हमारा जो प्रियम्बल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज बोला जाता है, हमारा प्रियम्बल, जिससे जो सोर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट बोला जाता है, जहाँ से हमारे सारे सोर्स लिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें साफ साफ इक्वालिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में बोला गया है। चलिए देखते हैं हमारा कैसा दिखता है प्रियम्बल। ये है हमारा प्रियम्बल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ये हमारा सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, मीन्स पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इसी पे बेस्ड है। चलिए पढ़ते हैं इसको। We the people of India, having solemnly resolved to constitution India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all citizens justice, liberty, equality, fraternity in our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Means हमारे यहाँ इक्वालिटी की बात हुई है, लिबर्टी की, जस्टिस की, फ्रेटर्निटी की। ये सारा हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दिया है, जिनका हमें थैंक्स करना चाहिए कि आज हम इक्वालिटी की लाइफ जी रहे हैं। बाकी जो इक्वालिटी यानी इनइक्वालिटी रह गई है वो हमको ही हटानी पड़ेगी। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, प्लीज़ DM ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए प्लीज़ कमेंट करिए, हम और भी आपके लिए ऐसे ही समरी लाते रहेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी भी चीज़ की। और नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन स्टडी टिप्स, ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। स्टडी टिप्स में हम बताएंगे कि आप कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे अपनी स्टडी को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि केवल पढ़ना बैठना काफ़ी नहीं होता है, उसके लिए हमें स्किल्स चाहिए होती है, और वो स्किल्स हम आपको सिखाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करिएगा बिल्कुल भी। ट्यूसडे आएगी 7 PM। जब तक के लिए बाय।